हेलो एवरीवन। सर आज हम जीएसटी अभ्यास सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। दिसंबर 21 एग्जाम के लिए जो अमेंडमेंट्स आई है उसको देखेंगे, और जैसा कि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कुछ टॉपिक एक्सक्लूड कर दिए गए हैं कोर्स से फॉर द पर्पस ऑफ दिसंबर 21 एग्जाम, उसका भी इफेक्ट लेंगे। बट सर मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो टॉपिक्स एक्सक्लूड भले ही कर दिए गए हों, बट अगर उनके क्वेश्चंस आपके इस आईसीएआई बुक में है, आपकी किस आईसीएआई बुक, वो वाली आईसीएआई बुक जो दिसंबर 21 के लिए है, अगर एक्सक्लूडेड टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे तो भी हम उसको सॉल्व करवाएंगे, और वो भी विथ कंसेप्ट, बिकॉज प्रायर प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखा गया है कि अगर टॉपिक एक्सक्लूड हो जाते हैं तो भी आईसीएआई उसको पूछ लेती है। ठीक है सर जी। नेक्स्ट बात सर, आपका कंप्लीट सीए इंटर का टैक्सेशन टैक्सेशन कंप्लीट सीए इंटर का टैक्सेशन जो है सर, मार्कर क्यों नहीं चल रहा, सीए इंटर का टैक्सेशन अप्रोक्सीमेटली 60-70 आवर्स आप खुद के लिए भी लीजिए। विथ रिवीजन आप देखें तो 70 आवर्स के अंदर मोर देन 350 क्वेश्चंस के साथ आप सॉल्व कर लेंगे, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, जिसमें आपको 210 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं और रेस्ट क्वेश्चन जीएसटी के मिलेंगे। इनकम टैक्स की सारी क्लासेस अवेलेबल हो चुकी हैं, जो कि 40 आवर्स के अंदर पूरा आईसीएआई मॉड्यूल आपको सॉल्व करवा दिया गया है, और यहाँ पे 7 बाकी रिमेनिंग आवर्स के अंदर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स के अंदर पूरा जीएसटी सॉल्व करवा दिया जाएगा। अगर आपको स्पीड फास्ट लगेगी बॉस तो आप स्लो कर सकती हैं, स्लो लगेगी तो आप अपने सिस्टम से फास्ट कर सकते हैं। सर अब आप एक बात बताइए, ये हमारा चैप्टर नंबर 3। हाँ सर, चैप्टर नंबर 3। तो सर चैप्टर नंबर 3 में ना सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होंगी। सर कुछ तो इस चैप्टर का बेस होगा ना, कुछ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसपे आईसीएआई जरूर क्वेश्चन पूछती होगी। देखो एक बात मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस के लिए देना चाहता हूं, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अभी जब आप स्टडी करते हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम है दिसंबर में और आप स्टडी स्टार्ट कर लें, अभी आपने कोचिंग ही स्टार्ट की हो, तो एग्जाम के 3 महीने पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपके ड्यूरिंग द लर्निंग स्टेज की बात कर रहे हैं। उस समय आपको नॉलेज के लिए पढ़ना होता है, लेकिन जब आपके एग्जाम नियर बाई आ जाते हैं, बहुत ही पास आ जाते हैं, तो साहब आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना होता है। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब सर क्या कुछ टॉपिक एक्सक्लूड करने हैं? बिल्कुल भी नहीं, एक्सक्लूड नहीं करना है, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं ना, एबीसी एनालिसिस कह लो या जिस वे में आप कहना चाहें, उसके ऊपर ज्यादा इंफेसिस करना होता है। बट जब आप पढ़ रहे हैं तब तो आपको नॉलेज अप्रोच लेके पढ़ना होता है। ठीक है सर जी। तो अब चैप्टर नंबर 3 में एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो अगर आप आए तो सर इसमें आपके लिए कंपोजिशन लेवी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, एंड दूसरा इसके अंदर एक है आपका रिवर्स चार्ज पार्ट, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सर कंपोजिशन लेवी और रिवर्स चार्ज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको रिवर्स चार्ज के ऊपर कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। आइए क्वेश्चंस पीडीएफ पे चलते हैं एक बार, जहां पे आपके क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। सर क्वेश्चन देखिए यहां से स्टार्ट होता है आपके टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस, जिसमें 12 क्वेश्चंस हैं, लेकिन सर मेजॉरिटी क्वेश्चन देखिए तो आपके रिवर्स चार्ज मैनेजमेंट के ऊपर है। रिवर्स चार्ज मैनेजमेंट, ठीक, रिवर्स चार्ज पे है सर, रिवर्स चार्ज पे हैं। ठीक, तो सर पहले रिवर्स चार्ज को आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए आइए मैं आपको रिवर्स चार्ज समझाता हूं। देखिए सर, नॉर्मल चीज क्या होती है, पहले इस बात को समझते हैं। नॉर्मल, ये क्या लिखा है यहाँ पे सर, नॉर्मली क्या होता है? ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, इसको भी हम एक बार स्मॉल कर लेते हैं। चलिए, नॉर्मली क्या होता है इस दुनिया में? देखिए जब आप एक शॉप शॉप है आपकी, शॉप ही बना, ये एक शॉप है, चलिए आप लेते हैं इसको स्पेंसर्स हम ले रहे हैं, आप छोटी मोटी शॉप मत समझिए, स्पेंसर्स को मैंने ले लिया है। ठीक, आप एक छोटे मासूम प्यारे से बच्चे हैं, आप चले गए मॉल में, घूमते 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 आपने स्पेंसर्स से आपने चॉकलेट का पैक ले लिया, गिफ्ट चॉकलेट पैक ले लिया आपने, ठीक है, गिफ्ट चॉकलेट पैक ले लिया।
तो आप देखिएगा तो स्पेंसर जब बिल बना रहा होगा तो अगर 200 की चॉकलेट है तो साहब एक बात याद रखिएगा, वो 200 प्लस 18% प्राइस उसमें पहले से इंक्लूड होता है किसका, टैक्स का, पहले से इंक्लूड होता है टैक्स का। चलिए आप चले गए इसी तरीके से किसी मॉल में, यहाँ पे फूड कोर्ट था, ठीक है सर। फूड कोर्ट में आपने मान लीजिए सर खा लिया 1000 रुपए का खाना, तो 1000 रुपए प्लस 12% जीएसटी के हिसाब से 120 रुपए लगा के आप 1120 रुपए का चार्ज कर लेता है। ठीक, इसका मतलब सर यहाँ पे जीएसटी पे कौन कर रहा है, जीएसटी तो पे आपके पॉकेट से, जीएसटी तो आप ही के पॉकेट से निकल रहा है, लेकिन जीएसटी कलेक्ट करना, जीएसटी कलेक्ट करना, कलेक्ट फ्रॉम, सॉरी, कलेक्ट, एक सेकेंड बाबू, ओके, हाँ, जीएसटी कलेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम होम, चले फ्रॉम रेसिपिएंट, रेसिपिएंट जान करके हमने लिखा है, जीएसटी कलेक्ट करना है रेसिपिएंट से एंड पे टू, पे टू गवर्नमेंट, पे टू गवर्नमेंट। ये वाला काम कौन कर रहा है सर, आप देखिए, आप यहाँ पे रेसिपिएंट थे या बायर थे, बायर और आप कह लीजिए इसको एक तरीके से रेसिपिएंट थे, लेकिन ये फूड कोर्ट वाला, ये फूड कोर्ट वाला डोमिनोज वाला समझ लीजिए, या फिर ये स्पेंसर, ये कौन था सर, ये सप्लायर था। सेलर वर्ड आपकी जीएसटी में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, या सेलर था। आपसे जीएसटी, जीएसटी का पेमेंट तो हमेशा आप करेंगे, रेसिपिएंट ही करेगा, बायर के ही पॉकेट पे, पॉकेट, किसकी पॉकेट से पैसा निकलता है, किसकी पॉकेट से पैसा निकलता है, आप बताइए सर। ऑलवेज बायर की पॉकेट से पैसा निकलता है, ये बात हमेशा याद रखेगा, ऑलवेज बायर की पॉकेट से पैसा निकलेगा, रेसिपिएंट की पॉकेट से पैसा निकलेगा, ठीक। लेकिन पैसा कलेक्ट करना फ्रॉम द रेसिपिएंट या बायर से, आपसे पैसा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी और गवर्नमेंट को पे करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी गई है, जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कलेक्ट करने की और पे करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है सर, सर सप्लायर के ऊपर है या सेलर के ऊपर है। ये होता है नॉर्मल चार्ज मैनेजमेंट मैकेनिज्म, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी लॉ। आप अगेन याद रखिएगा, आपका नाम है मान लीजिए अभिषेक, अभिषेक है, ठीक है, तो मिस्टर अभिषेक के ही पॉकेट से, ऑलवेज मिस्टर अभिषेक की पॉकेट से जीएसटी का पेमेंट होगा। आप में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि नॉर्मल चार्ज मैनेजमेंट के अंदर जीएसटी का पेमेंट कर रहा है सेलर, तो सेलर की पॉकेट से जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। पॉकेट से तो आपसे कलेक्ट तो हमेशा आपसे किया जाएगा जीएसटी का अमाउंट, आप लास्ट हो तो आप कलेक्ट तो हमेशा कैसे किया जाएगा, अपने बायर से कलेक्ट किया जाता है, ठीक, कलेक्ट तो उससे हो जाएगा, बट कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट करने की जिम्मेदारी सप्लायर के ऊपर होती है, ये होता है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है, यस सर क्लियर है। अब आइए सर इसी के साथ एक दूसरा अप्रोच भी आ जाता है, जिसको सर करते हैं आरसीएम अप्रोच, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये मान लो एक साहब, आपने, मैं रियल एग्जांपल लेता हूँ, लीगल सर्विसेज, आप लीगल सर्विस लेते हैं किसी एडवोकेट के पास, कोई एडवोकेट का ये ऑफिस है, ये ऑफिस है एडवोकेट का, और यहाँ पे है एक व्यक्ति जिसका नाम है संजू, संजू, ठीक है, संजू, संजू जी, ठीक। अब संजू जी ने लीगल सर्विस ले ली किसी एडवोकेट से, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, सर पर्सनल बिजनेस नेचर इन ऑल दैट, ये सब चीजें आपको चार्ज ऑफ मैनेजमेंट आप कहीं ना कहीं जानते होंगे कि अगर ये अपनी शादी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई पर्सनल सर्विस ले रहा है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस की सर्विस की बात कर रहे हैं, बिकॉज जीएसटी कहाँ पे आता है, जहां पे बिजनेस की बात हो गई हो रिवर्स चार्ज के अंदर। बाबू इस चीज को मैं डिटेल अभी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड ये बैच चल रहा है इस समय, ठीक है सर। अब इसने अपने बिजनेस के लिए कोई सर्विस ली, ओके, अब लीगल सर्विस वाले इस आदमी ने अगर अपनी सर्विसेज इसको प्रोवाइड कर दी है, तो यहाँ पे आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब सर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के अंदर गवर्नमेंट से पैसा कलेक्ट करने की जिम्मे, सॉरी, रिसिपिएंट से, देखो यहाँ पे देखिएगा, एरो दिखेगा, रिसिपिएंट से पैसा कलेक्ट करने की और गवर्नमेंट को पेमेंट करने की जिम्मेदारी, 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 जिम्मेदारी किसकी थी, सप्लायर की थी। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर इस सप्लाई से मिल जाती है मुक्ति, मुक्ति मतलब सर छुट्टी, इस जिम्मेदारी को नहीं निभाना पड़ता है, ठीक,
ठीक है सर जी। और पहले भी टैक्स का पेमेंट कौन करता था? टैक्स का पेमेंट पहले भी टैक्स किसकी पॉकेट से जाता था? इवन पेमेंट तो गवर्नमेंट को सप्लायर करता था, लेकिन हम कहें टैक्स की बर्डन कौन लेता था? किसकी पॉकेट पे जाता था? पहले भी रेसिपिएंट की पॉकेट से जाता था, अब भी रेसिपिएंट की पॉकेट से जाएगा। लेकिन इस बार गवर्नमेंट को पैसा देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है सर? इस बार गवर्नमेंट को पैसा देने की जिम्मेदारी भी रेसिपिएंट के ऊपर आ गई है, जो कि नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कलेक्ट करने और पेमेंट करने की जिम्मेदारी सप्लायर के ऊपर होती है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर गवर्नमेंट को पैसा जमा करने की जिम्मेदारी भी रेसिपिएंट के ऊपर आ जाती है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। बस यही होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें एक आपको एक छोटी सी बात हम और बताते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए साहब, सर जी ये किस बेसिस पे पैसा देगा? अगर इसने, एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बात समझिएगा थोड़ा सा। सर मान लीजिए इसने 10,000 रुपए की सर्विसेज लेनी, लीगल सर्विसेज बिजनेस के लिए, कुछ रजिस्ट्रेशन करवाए थे, ठीक है, और उसके अगेंस्ट पार्टनरशिप डीड वगैरह मान लीजिए बनवाई, लीगल सर्विसेज वगैरह ले ली, इसने 10,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। अब ये क्यों सर? ये इंसान तो खुश है कि हम तो पता ही नहीं चलेगा गवर्नमेंट को, लेकिन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब खर्चा बुक करोगे लीगल फीस के नाम से तो पता चल जाएगा। दूसरी बात, सर कैसे ये पेमेंट करेगा? तो भाई साहब, रिसिपिएंट को खुद ही एक इनवॉइस बनानी होती है। रिसिपिएंट खुद इनवॉइस बनाता है, खुद जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करता है, रिसिपिएंट खुद करता है ये सब काम, और फिर गवर्नमेंट को पेमेंट करता है। एंड एक दूसरा केस होता है, अगर ये लीगल सर्विस देने वाला एडवोकेट रजिस्टर्ड है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो क्या होगा? या फिर सामने वाला बंदा जब कई बार, मैं लीगल सर्विस नहीं बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि ये बंदा रजिस्टर्ड होता है। अगर ये रजिस्टर्ड होता है तो ये बंदा भी इनवॉइस दे सकता है। इनवॉइस बनाने की जिम्मेदारी जो रेसिपिएंट के ऊपर होती है। कई बार ये पर्सन अगर रजिस्टर्ड है तो इनवॉइस दे देता है, बट उस समय भी ये सिर्फ इनवॉइस देने का काम करेगा, तो इस पर्सन को खुद इनवॉइस नहीं बनाना पड़ेगा, सेल्फ इनवॉइस नहीं बनाना पड़ेगा, बट जीएसटी का पेमेंट टू गवर्नमेंट ये पर्सन खुद करते हैं। क्लियर? यस सर, क्लियर। इसी से लगी हुई एक छोटी सी बात अभी आपको और बता देते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन पॉइंट, और इस पे ये इंटर ही नहीं, फाइनल में भी एमसीक्यू क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं सर, और आईटीसी के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में भी इसका मिक्स पार्ट डाला जाता है। आप याद रखना, आरसीएम में टैक्स ऑलवेज कैश लेजर से पे होता है, ऑलवेज कैश लेजर से पे होता है। मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो टैक्स आता है वो कैश लेजर से पे होता है। इसके लिए क्रेडिट लायबिलिटी का यूज नहीं किया जाता है। सर रिवीजन बैचेस में मिक्स करके बात बता देते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आरसीएम को इनपुट, आरसीएम आपका इनपुट लेवल पे टैक्स है, इनपुट टैक्स है, और जो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा होता है इसका यूटिलाइजेशन, ये देखो मैं सारे वर्ड आपको लॉ के बता रहा हूं, इसलिए आप इन वर्ड्स को लिख सकते हैं कहीं पे भी। इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन ओनली फॉर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी किया जाता है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ओनली फॉर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए किया जाता है। तो आईटीसी का यूटिलाइजेशन इनपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए नहीं कर सकते, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए ही केवल किया जाता है। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए ही केवल किया जाता है। इसलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो टैक्स लाइबिलिटी आती है ना सर, उसका पेमेंट ऑलवेज कैश लेजर के थ्रू होता है। इज इट क्लियर विथ यू? यस सर, क्लियर है। तो सर क्या इनपुट टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, कहाँ होती है, कितनी ज्यादा होती है, इसके लिए हम आपको दिखाते हैं। आपके कोर्स में एक्सक्लूसिव एक लिस्ट दी गई है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, दैट इज द सर्विस वेयर टैक्स इज पेबल बाय द रेसिपिएंट। तो यहीं पे सर, यहीं पे टैक्स इज पेबल बाय द रेसिपिएंट, यहीं पे एक कुछ कंफ्यूजन, भाई सीए इंटर के छोटे मोटे प्यारे प्यारे और अभी एकदम मासूम से बच्चे हैं आप लोग, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि सर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स का बर्डन सप्लायर रहता है, कभी नहीं। टैक्स बर्डन ऑलवेज रेसिपिएंट के ऊपर आता है, लेकिन जब आप आरसीएम की बात करते हैं तो आरसीएम के अंदर गवर्नमेंट को पेमेंट करने की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट को पेमेंट करने की जिम्मेदारी भी रेसिपिएंट के ऊपर ही दे दी गई है। वहां बात आती है सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, इसको कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है? यस सर, ये वाली बातें तो हमारी क्लियर हो गई। तो सर अब आप ये देखिए, इतने ज्यादा क्वेश्चन आरसीएम के ऊपर ही दिए गए हैं, जैसे कि स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। कौन सा पर्सन
लाइबल टू पे जीएसटी है, तो सर ये लाइबल टू पे जीएसटी किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है? गवर्नमेंट के बेसिस में। कौन सा व्यक्ति गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा साहब? यहाँ पे आपसे इन्होंने ये पूछ लिया है। अगर सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी हो तो सर ये रिवर्स चार्ज मैनेजमेंट होता है। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, आपने बता दिया। तो क्या सर ये आरसीएम की लिस्ट हमें रटनी पड़ेगी? यस यस, 9(3) मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन 3, और आपको ये रट्टा लगाना पड़ेगा। मैं आपको अभी ये चीजें पढ़ा देता हूँ, आइए आपको बताते हैं। देखिए सर, आपके आईसीआई मॉड्यूल में हम टाइम सेव करते हुए पढ़ाएंगे आपको एक एक लाइन, जैसे मैंने इनकम टैक्स में एक्सप्लेन की थी, और आपको मैंने ऐसे ऐसे मतलब एकदम वर्ड टू वर्ड दिखाया था, वैसे यहाँ नहीं दिखाएंगे बिकॉज टाइम सेव करना है। अब सप्लाई ऑफ सर्विस, पहली आपकी सर्विस है जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, तब वो होती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सर अब यहाँ पे ना एक छोटी सी बात आप समझिए। पहली बात तो इसने क्या लिखा है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सर 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 एजेंसी होनी चाहिए, पहली बात को समझिए। मतलब यहाँ पे मिस्टर है मोनू, मिस्टर मोनू है, इन्होंने एक ट्रक ले लिया, और ये ट्रक लेके, एक ही ट्रक है इनके पास साहब, एक ही ट्रक है, और इंडिपेंडेंटली यहां से वहां, वहां से वहां लोगों का माल ढोते हैं। क्या मिस्टर मोनू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है? जी नहीं, एजेंसी बना के ये काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ये बात एप्लीकेबल नहीं हो रही। ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में बात कर रहा है, मतलब पहली बात तो वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हो इन फॉर्म ऑफ एजेंसी, ठीक, जिसको आप प्यार से बार बार अब जीटीए कह के संबोधित या एड्रेस करेंगे। जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक। सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, और देखता हूं मैं शायद आपके आईसीआई ने भी चार्ट बनाया होगा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या खुद ही टैक्स देना चाहती है, खुद सेल्फ, खुद को रजिस्टर्ड करके खुद टैक्स देना, सेल्फ रजिस्टर्ड और टैक्स पे करना चाहती है, या ये खुद को रजिस्टर्ड नहीं करती है और टैक्स का पेमेंट भी नहीं करती है, तो आरसीएम एप्लीकेबल होता है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करती है तो ये आईटीसी लेने लायक हो जाती है। मान लीजिए इसने 200 ट्रक ले रखे हैं, गति है, गति ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, इसने 200 ट्रक ले रखे हैं, 200 ट्रक्स का आईटीसी लेने के लिए इसने सेल्फ खुद को रजिस्टर्ड कर दिया, तो ये आगे क्या करेगी? टैक्स का पेमेंट खुद करेगी। लेकिन अगर इसने अपने लिए हुए ट्रक का भी आईटीसी नहीं लेना चाहती, ट्रक का आईटीसी नहीं लेना चाहती, खुद को रजिस्टर्ड नहीं करती है, तो आईटीसी भी नहीं लेगी, तो इससे जो बिजनेस एंटिटी सर्विसेज लेगी वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स का पेमेंट करेगी। बहुत ही प्यारा सुंदर सा, ये देखिए, पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी ऑन जीटीए सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के सर्विस पे आपकी आईसीएआई, प्यारी सी आईसीएआई ने एक चार्ट बना के दिया है। देखिए ऐसा होगा कि अगर पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर जीटीए सर्विस है, कि आप कौन सा पर्सन जीटीए सर्विस अगर ले लिया है तो लाइबल टू पे जीएसटी है, वेयर जीएसटी इज पेबल एट द रेट 5%, ये, और वेयर जीएसटी पेबल इज 12%। मतलब जीटीए के केस में सर दो रेट काम करते हैं, एक 5% का काम करता है, एक 12% का रेट काम करता है। 12% का रेट कहां लगता है, पहले इस बात को आप समझते हैं। सर 12% का रेट कहां लगता है, इस वाले ब्लॉक को समझते हैं। आइए ग्रीन पेन लिखेगा ओनली, वेयर जीएसटी इज पेबल एट द रेट 12%, कहां लगेगा? रिसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, और यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज लगता है, पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी इज जीटीए, पर्सन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट। अगर क्वेश्चन में कहीं आएगा तो वहां पे हम आपको दिखा देंगे स्पेसिफाइड रिसिपिएंट क्या होता है, आप इसी के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको वहां भी दिख जाएगा स्पेसिफाइड रिसिपिएंट क्या होता है। अभी आप समझिए कि अगर जीटीए 12% वाला है तो इसका मतलब उसने खुद को रजिस्टर्ड किया है, और वो जीटीए खुद ही टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा, कलेक्ट तो आप ही से करेगा, ठीक। ठीक है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है कीर्ति, कलेक्ट तो वो कीर्ति से ही करेगा, पे टैक्स लेकिन गवर्नमेंट को जीटीए खुद करेगा, ठीक। लेकिन अगर रिसिपिएंट अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है, तो कौन बचता है, ये इंपॉर्टेंट है बॉस, कौन बच गया इस भीड़ से? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल या इंड कंज्यूमर है तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी आ जाएगा। मतलब सर यहाँ पे क्या है, मतलब ये देखो, छोटी सी बात जो प्रैक्टिकली होती है कि नहीं होती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या करती है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है,
और मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकली होता होगा, वेयर जीएसटी पेबल 12% है, लेकिन अगर जीटीए की सर्विस किसी इंड कंज्यूमर ने ली, आपने अपना घर शिफ्ट किया, तो मान लीजिए कुछ अलमीरा वगैरह थी, उसको आपने कह दिया जीटीए से भाई पहुंचा देना यहाँ तक, प्राइवेट कार्गो नहीं बोल रहे हम, जीटीए ने कहे हैं, तब तो आप इंड कंज्यूमर हैं, तो आप तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी वो जीएसटी लगा देते होंगे बिल में, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे उन्हीं को केवल एग्जेम्पशन है जो कि अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल हैं या इंड कंज्यूमर है। अगर वो बिजनेसमैन रजिस्टर्ड ही नहीं है तो भी ऐसा होना चाहिए, एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए उसके लिए जीएसटी। ठीक ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे लिखा है वेयर जीएसटी इज पेबल एट द रेट 5%। अगर जीएसटी 5% के रेट से पे करने वाला है, मतलब ये ये वाला गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये वाली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने टैक्स में अपना रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, और रिसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट अगर हैं, तो वो रिसिपिएंट खुद ही रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी पेमेंट करेंगे। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में समझ लीजिए रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी अगर कोई है तो भाई वो खुद ही, जैसे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने अगर इससे ट्रांसपोर्ट से जो कि 5% वाला है, उस ट्रांसपोर्ट से अगर एबीसी लिमिटेड ने अगर अपना कोई गुड्स मंगवाया तो 5% जीएसटी का रेट लगा के एबीसी लिमिटेड खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। लेकिन वही 12% वाला जीएसटी है तो क्या होगा सर, आपको मैं इन डिटेल नहीं दिखा पा रहा हूँ इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, क्योंकि टाइम की बात है और एग्जाम आ चुके हैं, एग्जाम के हिसाब से पढ़ाते हैं, रेगुलर बैच में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी। अगर 12% वाला जीएसटी होता तो ये जीएसटी खुद गवर्नमेंट को देता, 5% वाला है तो बिजनेस एंटिटी देगी। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन अगर 5% वाला है तो भी अगर वो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, देखो अगर वो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल या इंड कंज्यूमर को देता है तो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी हो जाता है। इज इट क्लियर विथ यू? यस सर, अभी तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा साहब, एक छोटी सी बात और यहाँ पे जरा मैं समझाता हूँ साहब। ये देखिए एक छोटी सी बात, मार्कर का कलर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है रेसिपिएंट इज अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, मतलब अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हुआ तो रेसिपिएंट, अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो चाहे फॉरवर्ड चार्ज हो चाहे रिवर्स चार्ज हो ऑलवेज टैक्स जाएगा। मतलब स्पेसिफाइड रेसिपिएंट के केस में भी रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी का पेमेंट होगा। समझो प्लीज बाबू एक बार, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट अगर हुआ, ये कौन है अभी बाद में बताते हैं, इसके केस के अंदर रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी का पेमेंट होगा, और ये जीएसटी कौन देगा सर? ये ऑलवेज रेसिपिएंट देगा, ये ऑलवेज रेसिपिएंट देगा। हाँ, मतलब सर अगर कोई स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, ठीक सर, अगेन सुनिए 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 सुनिए, यहाँ पे देखो इंडिविजुअल एक वर्ड बहुत सोच के लिखा था इन्होंने। अगर कोई स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, ठीक, और अगर उसने जीटीए की सर्विस ले ली जो कि 5% वाला था, मतलब जीटीए ने बता दिया कि भैया हम 5% वाले हैं, आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना है, तो अगर आप स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हैं तो आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैंडेटरी लाइबिलिटी आ जाएगी, किसकी? रजिस्ट्रेशन की। आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये यहाँ पे मैं सारे चैप्टर्स को लिंक इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आप रिवीजन फेज में हैं, तो मैंडेटरी आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाता है। ठीक सर, अब ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं? आइए साहब, ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन हो जाते हैं? जो चाहे तो रजिस्टर्ड हो चाहे न रजिस्टर्ड हो, ऑलवेज टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। देखो स्पेसिफाइड पर्सन है एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर गवर्न, एनी फैक्ट्री, अब बस फैक्ट्री जानिए, कोई भी फैक्ट्री जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। अब फैक्ट्री एक्ट में नहीं, कोई भी फैक्ट्री है, या कोई भी सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि उस एस्टेब्लिश्ड लॉ में रजिस्टर्ड है, या कोई पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट और सीजीएसटी एक्ट और द यूटीजीएसटी एक्ट। कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, या तो फिर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो चुका है, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट और अंडर एनी लॉ, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। अगर ये सभी लोग हैं तो इन लोगों को क्या कहा गया? इन लोगों को प्यार से कहा गया स्पेसिफाइड पर्सन। इन लोगों को प्यार से कह दिया गया स्पेसिफाइड पर्सन। और स्पेसिफाइड पर्सन अगर जीटीए की सर्विस ले लिए तो ऑलवेज टैक्सेबल होगा, चाहे ये स्पेसिफाइड पर्सन रजिस्टर्ड हो या ना हो। यही मुझे बताना था। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है एक अलग से लाइन, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट।
रजिस्टर्ड पर्सन है वो भी स्पेसिफाइड के अंदर है, लेकिन अगर ये सोसाइटी है, ये रजिस्टर्ड अगर जीएसटी में नहीं है तो भी इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कोई फैक्ट्री है सर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थी, जीटीए की सर्विस ले ली, कंपलसरी आरसीएम की टैक्स लायबिलिटी आ गई तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है सर, एक पार्टनरशिप फर्म है सर, ये फर्म है सर, समझो समझो बात को छोटी सी। सर ये पार्टनरशिप फर्म है सर, इसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था लेकिन इसने जीटीए की सर्विस ले ली और जीटीए कौन सा था सर, 5% वाला था, तो इसके ऊपर आरसीएम में लायबिलिटी आ गई 5% का टैक्स पे करने की। तो इसलिए क्योंकि 93 का आरसीएम की लायबिलिटी आ गई भाई साहब, इसलिए फर्म को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरी बात सर, ये फर्म अनरजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन करा के टैक्स भरो, लेकिन अगर ये सर पहले से ये फर्म रजिस्टर्ड है, ये बिजनेस एंटिटी है, फर्म बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ क्या लिखा है, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट, अगर ये रजिस्टर्ड है तो भाई साहब ऐसे ही इसके ऊपर लायबिलिटी जीएसटी की आ जाती है। तो सर इन्होंने छोड़ा किसको, मीन बस यहां समझिए, कितनों को पकड़ा उसको भूल जाओ, सर छोड़ा किसको, तो सर सिर्फ और सिर्फ छोड़ा किसको है, इस चीज को अगर आप याद रख ले तो वो पूरी डिटेल याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। इसने अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर को छोड़ा है। अनरजिस्टर्ड जो है ये देखिए, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल बिजनेस को नहीं छोड़ा है, कोई बिजनेस अगर अनरजिस्टर्ड है उसको नहीं छोड़ा है, अनरजिस्टर्ड उस इंडिविजुअल को छोड़ा है जो एंड कंज्यूमर है। अनरजिस्टर्ड अगर आप कोई प्रोपराइटर बिजनेस करता है और वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसको नहीं छोड़ा, तो भी आरसीएम में लायबिलिटी आ जाएगी और उसको जीएसटी का पेमेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एंड कंज्यूमर है, जैसा कि आपने अलमीरा अपनी मंगा ली साहब, तो आपको जीएसटी की लायबिलिटी से मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि आप कभी भी रजिस्ट्रेशन तो कराओगे ही नहीं, तो आरसीएम की लायबिलिटी आपके ऊपर आ ही नहीं पाएगी। समझ में आ पाया? अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन और रिवीजन दोनों अच्छे से हो रहा। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं। हम आपको इन डिटेल इसलिए पढ़ा रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन पॉइंट्स के साथ जो इनकम टैक्स के क्वेश्चन पॉइंट्स थे वैसा ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकम टैक्स तो भाई अपना अलग ही सक्सेस चल रहा है। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है सेफ ट्रांस अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। यहाँ पे सर किसकी बात हो रही है, जीटीए की बात हो रही है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि सर 12% वाला है 5% वाला है। पहले देखिए, ट्रांसपोर्टेड गुड्स टू कपिल एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सर अभी मैंने आपको समझाया, फर्म पार्टनरशिप फर्म पढ़ाया था ना, अगर वो रजिस्टर्ड हो या नॉट रजिस्टर्ड हो वो आ जाती है सर स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर। और केवल कौन नहीं आ रहा है स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर, सर अनरजिस्टर्ड इंड कंज्यूमर। तो सर ऑलरेडी ये स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर आ गए, इसका मतलब सिर्फ अनरजिस्टर्ड इंड कंज्यूमर को छोड़ के सब आते हैं, तो सर यहाँ पे जीएसटी तो आएगी। डिटरमाइन द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इन दिस केस, सर यहाँ पे डीम्ड कर लीजिए जीटीए 5% वाला है और ये अनरजिस्टर्ड फर्म है तो भी इस फर्म को आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन द केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एनी पार्टनरशिप फॉर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, भाई साहब वेदर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, इन एनी लॉ जीएसटी इज लाइबल टू पे ऑन सच पार्टनरशिप फॉर्म, देयरफॉर इन द गिवन केस कपिल एंड कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मेथड। रिवर्स चार्ज के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड अगेन मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, हमारी एक प्रिपरेशन सीरीज चलती है 100 रुपीज की ही, मैंने वो टोकन मनी के ऊपर आपके 5 टेस्ट होंगे और उस 5 टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो आपको मिलेगा, पीडीएफ सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा, उसके ऊपर पूरी एक किस तरीके से होता है, ये मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आपको लिंक इसमें नहीं मिल रहा है तो आप नीचे कहीं चेक कर लीजिएगा। इफेक्टिव है आपके लिए और उसका बहुत अच्छा परफॉर्मा है कि 2 बजे पेपर आएगा, 3:30 बजे सॉल्यूशन का पीडीएफ मिलेगा, 3:30 बजे आपको सॉल्यूशन का वीडियो मिलेगा, खुद इवेल्युएट करके आप प्रिपरेशन सीरीज के बेसिस पे आप उसको कर सकते हैं। टेस्ट कम प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट कर देगा, एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्या सर? आइए सर अब कुछ इजी चीजें भी सर समझा दीजिए। आइए आपको कुछ इजी चीजें समझाते हैं। टेस्ट योर नॉलेज, अगर हम पहले क्वेश्चन को करें, स्टेट द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस प्रोवाइडेड रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, कि रिसिपिएंट मतलब जो सर्विस या गुड्स ले रहा है वो हमेशा टैक्सेबल टेरिटरी में है, तभी आरसीएम की बात की जा रही है। यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बात, यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात नहीं आएगी, क्योंकि अगर रिसिपिएंट भारत में है
तो एक्सपोर्ट कभी नहीं हो सकता है। एक्सपोर्ट तब होता है जब जो सर्विस या गुड्स रिसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया होता है, टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर होता है। और टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक ठीक है सर। सर सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी, ये आरसीएम के अंदर आता है और मैं कहूंगा कि वो 93 के आरसीएम को आप रट लेंगे। क्या करेंगे साहब? रट्टाफिकेशन लगा लेंगे। रटना मतलब वो आप समझ भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एक कोर्ट होती है, कोर्ट जो कोर्ट का एक अल्टरनेटिव समझे ट्रिब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल जो आप इनकम टैक्स एक्ट वगैरह ट्रिब्यूनल पढ़ते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ बात कर रहे हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर कोई कोर्ट में नहीं जाता है और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जाता है, ये क्या करता है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये समझौता करवा देता है और ये भी एज एन स्टैट्यूटरी बात मान ली जाती है इसकी भी। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की आपने सर्विसेज ले ली, सर्विसेज ले ली कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की। मान लो भाई दो पार्टनर्स हैं, उनका पार्टनरशिप फॉर्म में कोई झगड़ा हो गया तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जाके वो ले सकते हैं सलाह आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से। या फिर जो अंबानी ब्रदर्स का डिवीजन उनकी मदर ने करवाया था एंड ऑल दैट चीजें, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस लेते हैं तो मान लो ये एबीसी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, इसके तीन पार्टनर है बाबू, ए बी और सी। ठीक, इस फर्म ने, एक सेकंड, इस फर्म ने एबीसी एंड कंपनी, ये जो फर्म है इसने सर्विसेज ली किससे? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से रिगार्डिंग कि भैया सी हमारा पार्टनर छोड़ के जा रहा है, इसको कंपनसेशन कितना दें। तो एबीसी एंड फर्म ने सर्विस ली, मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने इस फर्म को सर्विस दी, इस बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी। इस बिजनेस एंटिटी, ये रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी थी, इसको अगर सर्विस दी तो कोर्ट वगैरह या ट्रिब्यूनल वगैरह जाके जीएसटी का पेमेंट नहीं करती है। लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज लेने के लिए, सर्विसेज पे जो जीएसटी का पेमेंट करेगी वो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर करेगी। सर एक बात याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्विसेज पे जीएसटी नहीं होता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है जो समझौता करा देती है। तो ये एक सर्विस देती है और इसकी सर्विसेज पे जीएसटी लगता है, लेकिन पेमेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तो करेगी नहीं कि जाके स्पेशली इस केस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए। तो भाई साहब इसमें क्या क्या कि जो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए साहब, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी का पेमेंट कर देती है। तो यहाँ पे जो आपका केस गया है कि सर्विस प्रोवाइड किया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने एक किसी बिजनेस एंटिटी को, तो आरसीएम के अंदर बिजनेस एंटिटी टैक्स का पेमेंट करेगी। आइए सॉल्यूशन को हम आपको दिखाते हैं। साहब सॉल्यूशन कहाँ है? सर ये देखिए सॉल्यूशन कहाँ गया, ये रहा सर। सर सिंस देखो बाबू, पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को करना है, पेशेंस जरूर रखेगा। ये टिकटॉक इंस्टाग्राम रील्स वगैरह सच में पेशेंस लूज करा रहे हैं 30-30 सेकंड की चीजें करके, लेकिन प्लीज लर्निंग अगर आप करते हैं तो ये पेशेंस से ही पॉसिबल है, पेशेंस से ही पॉसिबल है, पेशेंस से ही पॉसिबल है आपकी नॉलेज या लर्निंग प्रोसेस। और एक बात हम आपको एक मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके एक बात बोलना चाहेंगे कि किसी के पास कितनी नॉलेज है। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ सीए के, छोड़ो यार आप लोगों को सिर्फ पढ़ना होता है इस समय, आइए पढ़ाते हैं आपको। Since GST is service provided or agreed to be provided by an arbitral tribunal to any business entity located, मतलब केस क्या है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो सर्विस किसको दे? बिजनेस एंटिटी को दे, तो ही तब ही जो टैक्सेबल टेरिटरी में जो बिजनेस एंटिटी अगर है और उसको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने कोई सर्विस दी है, तो जो जीएसटी कंपोनेंट आएगा इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज इज गिवन बाई is given in this case, तो GST is payable by the recipient, that is business entity। क्लियर है? यस सर, ये वाली बात भी हमारी क्लियर हो गई। एक नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बोलता है साहब, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिख लीजिए साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस कॉशन पॉइंट भी यहाँ पे है। देखो आपको जो केस स्टडी, केस सिनेरियो के लगभग मैंने इसमें 15 वीडियोस डाले हुए हैं, सारे वीडियोस 15 मिनट के, इसी प्लेलिस्ट में आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें भी इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन थे और बच्चों को उस वीडियो से बहुत फायदा मिला है, फीडबैक आया है मेरे पास। उसमें भी दो चीजें बार बार आती हैं सर, एक आता है सर स्पॉन्सरशिप सर्विस, दूसरा आता है सर सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस, तो इसको आपको मैं एक चीज लिखवाता हूं, उसको आप भी नोट कर लीजिएगा।
सर इन केसेस को आप देख लीजिए, मेरे साथ देखिए। ये पहली बात सर, ये एंट्रीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप मेरे साथ इसको राइट कर लेंगे। ओके ओके सर। और इस पे केस बेस्ड सिनेरियो के अंदर, केस सिनेरियो जो खुद आईसीआई ने आपको दिए हैं बुकलेट के अंदर, उसके सारे वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे सर। उसमें इसके ऊपर लगभग 3 केस स्टडी में अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए सर, पहली बात हमने कर ली कि सर आप एक सेकेंड बाबू, हाँ, चलो आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है हमें। सर देखिए, अगर हम बात करें तो हम पहली बात हम सर्विसेज की करेंगे, किस सर्विस के बारे में हमसे बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने बताया कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस का रेसिपिएंट कौन है, और जो कि हम आरसीएम की बात कर रहे हैं, तो जो रेसिपिएंट होगा वही पर्सन लाइबल टू पे टैक्स हो जाएगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे, वही पर्सन लाइबल टू पे टैक्स हो जाएगा, बिकॉज हम आरसीएम की बात कर रहे हैं। ठीक है सर जी। सर जी अब हम बात करें अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कोई भी पर्सन दे रहा है। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, कोई भी पर्सन दे रहा है। यहाँ पे इन्होंने कभी नहीं बोला कि रजिस्टर्ड पर्सन दे रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट दे रही है, फर्म दे रहा है, कि अनरजिस्टर्ड पर्सन दे रहा है। इससे कोई मतलब नहीं, उन्होंने सीधा बोला एनी पर्सन, कोई भी पर्सन दे रहा हो, इन्होंने सीधा बोल दिया एनी पर्सन। कोई भी पर्सन अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दे रहा है तो एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, जो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म अगर रेसिपिएंट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म जो रेसिपिएंट है ना, वो यहाँ पे आरसीएम के अंदर लाइबल टू पे टैक्स होगी। सर क्या मजाक कर दिए, कुछ समझ में नहीं आया। देखो हमने बात की सर, अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन, चाहे वो कंपनी है, फर्म है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, हमको इससे मतलब नहीं है, कोई भी पर्सन अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दे रहा है, किसको दे रहा है, किसको दे रहा है, रिसिपिएंट कौन है, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को। मतलब मान लीजिए आपने टाटा स्टील को दिया, बॉडी कॉर्पोरेट है भाई साहब, टाटा स्टील को आपने दे दिया, ठीक, या किसी पार्टनरशिप फर्म को दे दिया, बाटली बॉय एंड बाटली बॉय को अगर आपने दिया, इस पार्टनरशिप फर्म को दे दिया या किसी टाटा स्टील को दे दिया, तो पर्सन लाइबल टू पे आरसीएम में होगा। मतलब सर एनी पर्सन बोले तो अगर कोई कंपनी है, एडवर्टीजमेंट कंपनी मान लीजिए, ये स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रही है, या कोई टूर्नामेंट कंपनी है, ये अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रही है, तो भी भले ही देने वाला भी बॉडी कॉर्पोरेट हो, भले ही सर्विस प्रोवाइडर भी बॉडी कॉर्पोरेट हो और सर्विस रेसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट हो, फिर भी ऑलवेज बॉडी कॉर्पोरेट जो रेसिपिएंट है ना सर, जो रेसिपिएंट है वही आरसीएम के अंदर टैक्स पे करेगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात याद रखिएगा कि अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस में सर्विस प्रोवाइडर एक बॉडी कॉर्पोरेट है और सर्विस रिसिपिएंट एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो भी रिसिपिएंट ही आरसीएम में टैक्स भरेगा। लेकिन अगर यहीं पे ये रिसिपिएंट कोई प्रोपराइटर होता साहब, कोई प्रोपराइटर होता, तो पर्सन लाइबल टू पे कौन हो जाता, सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है, ओनली 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 तभी आरसीएम की लाइबिलिटी आती है, वरना आरसीएम की लाइबिलिटी नहीं आती है। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। अब सर दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलती है सर, सिक्योरिटी सर्विसेज में प्रॉब्लम आती है। किसको? सिक्योरिटी सर्विसेज को। सिक्योरिटी सर्विस में भी सीसीटीवी नहीं, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी पर्सोनल, आदमी आप दिए हो, आप आदमी दिए हो, तो कौन सर्विस प्रोवाइडर होगा सर? ये देखिए ऊपर आपका जो कॉलम है, ऊपर आपका कॉलम है सर्विस प्रोवाइडर का, तो सर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई भी पर्सन अगर सर्विस दिया हो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। देखो यही दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे यही एक डिफरेंस है। यहाँ पे था एनी पर्सन था, लेकिन यहाँ पे एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सिक्योरिटी सर्विसेज देता है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, वो रजिस्टर्ड पर्सन अगर प्रोपराइटर है, बॉडी कॉर्पोरेट खुद है, कोई भी है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर देता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। सर आप बात सुनते रहिएगा। मतलब सर अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट ने सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस एक बॉडी कॉर्पोरेट ने एक दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को दी, तो क्या आरसीएम आएगा? जी नहीं। मैंने क्या कहा, अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो ही आरसीएम आएगा, लेकिन अगर बॉडी कॉर्पोरेट खुद है और बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को दे, फर्म को दे, इंडिविजुअल को दे, प्रोपराइटर को दे, किसी गली मोहल्ले के दुकानदार को दिए, अगर बॉडी कॉर्पोरेट ने सिक्योरिटी सर्विसेज दे दी जिसमें वो सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी गार्ड दे रहा है, तो आरसीएम नहीं आएगा। आरसीएम सिर्फ और सिर्फ तब आएगा अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़कर अगर कोई भी सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड दे रहा है, सिक्योरिटी पर्सनल दे रहा है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्सेबल टेरिटरी में आरसीएम के अंदर टैक्स देना पड़ेगा।
अगर ये अनरजिस्टर्ड हुआ, मान लीजिए सर उसने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे दी, तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी तब तो एनसीएम में ही जाएगा। ये कंडीशन एग्जॉस्ट एक्सक्लूसिव होती है कि भैया ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। मतलब अगर बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के किसी और ने सिक्योरिटी सर्विस दी जिसमें सिक्योरिटी पर्सोनल को दिया गया और वो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया, तो ही आरसीएम आएगा। कोई भी कंडीशन अगर इसमें से पिटी, जैसे मान लो सिक्योरिटी सर्विस इन्होंने तो दी, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की नहीं दी, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट थे, रजिस्टर्ड पर्सन थे, तो भी आरसीएम नहीं आ पाएगा। सिक्योरिटी पर्सोनल देना चाहिए तो ही आरसीएम आएगा। मतलब कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 ये सब सेटिस्फाइड होगी तो ही आरसीएम आएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, इसमें से ज्यादा टाइम नहीं दे सकते सर। इनकम टैक्स में मैंने बहुत ज्यादा टाइम देके सब कुछ डिटेल में बताया था, बट यहाँ पे हम चीजों को स्किप करेंगे बिकॉज ऑफ उतना टाइम नहीं है। तो भाई सर जो कंपोजिशन वाले हों उन पे ये रूल नहीं लगता है। डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी पर नहीं लगता है, लोकल अथॉरिटी पर नहीं लगता है। गवर्नमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड फॉर सेक्शन 51, वो टीडीएस काटने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी रजिस्टर्ड है तो उस पर भी ये रूल नहीं लगता। सर आपकी क्लासेस को हम कर रहे हैं तो देख लो, ये क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही है, प्लस आपको खुद से चैप्टर का रिवीजन करना पड़ेगा। ये आपको एग्जाम टॉपिक पढ़ा रहे हैं प्लस खुद से रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर आप अभ्यास सीरीज जो हमारी केवल वही करके जाते हैं तो भी ये आपका काम चला देगा, रेजोनेबल है। अभ्यास सीरीज कर लीजिए प्लस रिवीजन वीडियोस किसी जहां से भी आपने रिवीजन पहले किया वो कर लीजिए। ठीक ठीक है। जीएसटी में क्वेश्चन आईसीआई के बुक में कम है, क्वेश्चन आईसीआई के बुक में कम है इसलिए ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स के लिए आईसीआई की बुक में सफिशिएंट क्वेश्चन है, इसलिए आप अभ्यास सीरीज के साथ जा सकते हैं। क्लियर सर? क्लियर। आइए सर, ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाई, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कर रहे थे जिसमें ये लिखा है कि स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल। साहब इंडिविजुअल को स्पॉन्सरशिप सर्विस किसने दी है? एक कंपनी ने दिया है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट। देखो स्पॉन्सरशिप सर्विस दी एक एनी पर्सन, किसी भी पर्सन ने दी है, तो बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड एनी पर्सन, एनी पर्सन में तो बॉडी कॉर्पोरेट भी आ गया। स्पॉन्सरशिप सर्विस दे दी, एनी पर्सन ने दे दी, लेकिन किसको दी? बॉडी कॉर्पोरेट को दी या पार्टनरशिप फॉर्म को दी? किसको दी? देखो एक सेकंड, सॉरी सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ स्पॉन्सर सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू अ इंडिविजुअल। साहब इंडिविजुअल को दिया, मैंने क्या यहाँ बताया था सर? अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म को देती, मतलब स्पॉन्सरशिप सर्विस एनी पर्सन ने दिया, अगर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म को देता तो आरसीएम लगता, लेकिन अगर इसने इंडिविजुअल को दिया तो आरसीएम नहीं लगेगा। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के तहत जिस सर्विस प्रोवाइडर है वही टैक्स का पेमेंट करके चलेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर ये क्लियर है। देखो इस तरीके से चार्ट से ये सब चीजें पढ़ानी पड़ती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जीएसटी ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी इन पेबल अंडर रिवर्स चार्ज सिंस इन द गिवन केस सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल। इस चीज को आप इंडिविजुअल को सर्कल करके सर यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट लिख दीजिए, जो 1 डे बिफोर एग्जाम आपको याद रहेगा। क्वेश्चन लिख दीजिए, इंडिविजुअल को अगर आपने दिया है तो रिवर्स चार्ज प्रोविजन विल नॉट बी अट्रैक्टेड। तो भाई साहब रिवर्स चार्ज प्रोविजन नहीं लगेंगे और जीएसटी इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज बाय द सप्लायर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे आरसीएम नहीं लगा है और फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो सर्विस का प्रोवाइडर है वही टैक्स को देके चलेगा। एक और नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। अगर कोई सेंट्रल, देखो यार गवर्नमेंट की ज्यादातर जो सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक जनरल रूल बता रहे हैं, जनरल जो ब्रॉडर से इसमें चलता है, एक्सेप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस देता है ना, गवर्नमेंट हमेशा वो आरसीएम में टैक्सेबल होती है हमेशा ही। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, तो भैया आरसीएम ही लगेगा। आइए देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जीएसटी ऑन सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। भाई साहब तो ये चीजें रिवर्स चार्ज के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। देयरफॉर इन द गिवन केस जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय रेसिपिएंट रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। तो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है उसके द्वारा टैक्स का पेमेंट किया जाएगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अगर हम सर, क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले क्या, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सर। आइए
क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है सर, रघु एसोसिएट्स प्रोवाइड्स स्पॉन्सरशिप सर्विस टू वी विन क्रिकेट एकेडमी एंड एलएलपी। एक एलएलपी को उसने सर्विसेज दी हैं। डिटरमाइन द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस। सर यहाँ पे एक छोटा सा हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऊपर बाबू, यहाँ पे देखना, चलो थोड़ा बड़ा ही लिख देते हैं। सर रघु एसोसिएशन दे रही है, प्रोवाइड करे स्पॉन्सरशिप सर्विस, तो स्पॉन्सरशिप सर्विस रघु एसोसिएशन दे रही है किसको? टू अ वी विन क्रिकेट एकेडमी एंड एलएलपी। एक एलएलपी को अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस रघु एकेडमी दे रही है, डिटरमाइन द पर्सन लायबल टू पे। सर यहाँ पे आरसीएम के अंदर एलएलपी देगी कैसे? देखिए ऊपर अभी आपको हमने पढ़ाया स्पॉन्सरशिप सर्विस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप चाहो तो ये चार्ट, ये वाला जो चार्ट है, ये चार्ट आप ड्रॉ कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, बैक करके फिर से लिख लीजिए, जहाँ पे एडिटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, मतलब जो वहाँ पे लाइनिंग वाइनिंग नहीं है वो वाला आपको मिल जाएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस के बारे में जब भी हम बात करेंगे, हम देखेंगे सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई भी पर्सन है, ठीक है। रिसिपिएंट कौन है सर? अगर बॉडी कॉर्पोरेट या एलएलपी हुई, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड एलएलपी, ठीक। अगर पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड एलएलपी होता है, तो ऑलवेज आरसीएम आएगा। सर हमारे क्वेश्चन में स्पॉन्सरशिप सर्विस कोई भी दे रहा हो, लेकिन किसको दिया जा रहा है सर? स्पॉन्सरशिप सर्विस किसको दिया जा रहा है? एक क्रिकेट एकेडमी है जो कि एन एलएलपी है, एक एलएलपी को अगर दिया जा रहा है तो सर ऑलवेज आरसीएम की बात की जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। देखिए लिखा हुआ है इन केस ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, जीएसटी इज लायबल टू पेड अंडर रिवर्स चार्ज बाय सच बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। सर यहाँ पे तो केवल पार्टनरशिप फर्म लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट लिखा ही नहीं है। ओहो ठहरो जरा, फर्दर for the reverse charge purpose, limited liability partnership formed and registered under provision of the Limited Liability Partnership Act 2008 is also considered at partnership firm. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए एलएलपी को भी पार्टनरशिप फर्म कंसिडर किया जाता है। Therefore, इसलिए in the given case, विविन क्रिकेट एकेडमी इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम के अंदर भाई साहब विविन एकेडमी ही टैक्स का पेमेंट करके चलेगी। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर हो गया। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीआई के क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आईसीआई के क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और आईसीआई के ये क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू बुकलेट वाले जो सारे क्वेश्चन है कर लो यार, काफी हद तक चीजें कवर हो जाती हैं। डेली बेसिस पे 40-50 मिनट कर लेंगे, काम हो जाएगा आपका। क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बाबू ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है और हम इसको थोड़ा ज्यादा बताएंगे। विवेक गोयल डायरेक्टर ऑफ A to Z Private Limited has received a sitting fee amounting to rupees 1 lakh from A to Z Private Limited for attending the board meeting. Who is the person liable to pay tax in this case? कौन सा पर्सन लाइबल टू पे टैक्स है? ठीक ठीक है सर। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर है, इस कंपनी में डायरेक्टर अपनी क्या देता है? सर्विसेज देता है। डायरेक्टर अपनी सर्विसेज देता है, तो कंपनी डायरेक्टर को क्या करती है? सिटिंग फीस दे रही है, सिटिंग फीस दे रही है। अब बात हुआ कि सर ये जब डायरेक्टर अपनी सर्विस दे रहा है तो इस पे जीएसटी भी आएगा। हाँ सर, तो इस जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा? अभी आप अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाएंगे नहीं, और बात सुनिए। इसने के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सीधी बात लिखी गई है, जब कोई डायरेक्टर किसी कंपनी को अपनी सर्विसेज देता है तो जीएसटी की लाइबिलिटी कंपनी को पे करनी पड़ती है। आरसीएम के अंदर रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा। आरसीएम के अंदर कौन देता है? रिसिपिएंट टैक्स देता है। तो यहाँ पे डायरेक्टर क्या है सर? सर्विस प्रोवाइडर है। डायरेक्टर अपनी सर्विसेज किसको दे रहा है? कंपनी को। सर्विस प्रोवाइडर है और रिसिपिएंट कंपनी है, तो सर कंपनी टैक्स देगी। अब कुछ लोगों का डिसएग्रीमेंट आता है यहाँ पे। सर आप लोगों में से कुछ लोगों का डिसएग्रीमेंट आएगा, सर ऐसे थोड़ी होता है। सर अब यहाँ पे एक दूसरी कहानी हम लिख के चलेंगे। देखिए दूसरी कहानी मेरी जुबानी सुन लो जानी। ये टाटा कंपनी है, ठीक। टाटा कंपनी की बात हम कर रहे हैं। अब टाटा कंपनी की ये डायरेक्टर हैं श्री रतन टाटा जी, रतन टाटा जी। अब क्या है, यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक। या आप कुमार मंगलम बिरला को ले लीजिए, बिरला ग्रुप में, ठीक। जो भी एमडी है, ग्रुप का नाम बेटा दो, चलो एमडी है यहाँ पे स्टार्ट। एमडी जो है, अब ये क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी सर्विसेज तो यहाँ दे रहा है सर, बट उसको यहाँ से ना सिटिंग फीस के साथ सैलरी मिलती है। ये एमडी जो होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है, ये सर्विसेज तो देता है लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट देता है।
एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने अपने लॉ में पढ़ा है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर एंड ऑल दैट सब ये, और एक तो वो होते हैं यार शेडो डायरेक्टर, तो आपने नहीं पढ़ा होगा, मतलब बहुत वेरियस टाइप के डायरेक्टर्स आपने पढ़े होंगे लॉ में। तो लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, आपने पढ़ा होगा कि उसको एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ होता है। आपने पूरा पढ़ा होगा यार बाबू कि 11% पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं, इस तरीके के जितने डायरेक्टर्स होते हैं इन लोगों को तो सिटिंग फीस मिलती है, बट सर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसको एम्प्लॉयमेंट में सर्विस मिलती है। ठीक ठीक है सर। अब बात आती है कि सर क्या इसके इस पे भी जीएसटी आएगा? तो बात तो ये है कि अगर एम्प्लॉय है कोई, एम्प्लॉय में आपने पढ़ा होगा कि सर जीएसटी सैलरी पे नहीं आता है, सैलरी पे कोई जीएसटी नहीं आता है, तो एमडी की सैलरी पे जीएसटी नहीं जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो अदर डायरेक्टर होते हैं उनकी सिटिंग फीस पे जीएसटी जाता है, और वो कौन देता है? कंपनी देती है, रिसिपिएंट देती है आरसीएम के अंदर। आपको अब छोटी सी बात और बता देते हैं। देखो होता क्या है कि अगर सर ये एमडी है तो इसका टीडीएस किस सेक्शन में कट रहा होगा? सैलरी में, जो मैंने आपको बताया है इनकम टैक्स के अंदर भी। सर 192 के अंदर सैलरी हेड वालों का टीडीएस कटता है। तो सर सीधा देखा जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि टीडीएस अगर 192 में कट रहा है मतलब इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अदर का टीडीएस, जब साहब यहाँ पे इस केस में जब इस वाले डायरेक्टर को कंपनी ने पेमेंट किया होगा तो यहाँ पे इसके प्रोफेशनल सर्विस के नाम 194 जे के अंदर टीडीएस काटा होगा। याद करो बाबू, टीडीएस टॉपिक में बहुत अच्छे से फोटो वोटो बना के बताया था। सर टीडीएस काटा होगा 194 जे में, तो सर 194 जे में प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर काटा तो सर्विस आ गया और जीएसटी एलिमेंट जाता है, और इस जीएसटी का पेमेंट कंपनी आरसीएम के अंदर खुद रिसिपिएंट करता है। ये बात याद रखिएगा, छोटी सी बात थी, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब यहाँ पे आपसे जो इसने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में विवेक भैया जी जो है मेरे, देखिए विवेक गोयल जी जो हैं, ये गोयल साहब ने क्या किया, डायरेक्टर है, डायरेक्टर है ए टू जेड लिमिटेड के। क्या लिखा है कि ये होल टाइम डायरेक्टर है? मतलब होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं लिखा है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं लिखा है, तो ये केवल डायरेक्टर है। ठीक है रिसिव सिटिंग फी। सर सैलरी नहीं, सिटिंग फीस। सर सर हेलो प्लीज, सिटिंग फीस सर, सैलरी नहीं, सिटिंग फीस अमाउंटिंग टू ₹1 लाख फ्रॉम ए टू जेड लिमिटेड फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग। मीटिंग की सीटिंग फीस मिली है इनको। मतलब हु इज पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इन दिस केस? तो सर आरसीएम के अंदर कंपनी ही पे करेगी। क्यों? क्योंकि सर मैंने आपको ये वाला केस दिखा दिया, आरसीएम के अंदर कंपनी पे करेगी। सर कहाँ कहाँ लिख देते हो आप, देखो यहाँ पे आरसीएम के अंदर कंपनी फीस पे करेगी, क्योंकि यहाँ पे रेसिपिएंट ने सर्विस ली है डायरेक्टर की, वो सैलरी या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वाला डायरेक्टर नहीं है, अदर डायरेक्टर है। और इसको जो फी पे करेगी ना, याद रखना, डायरेक्ट टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर इसका टीडीएस भी काटेगी 194 जे के अंदर, और टीडीएस नहीं कटा तो 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाता है। याद है? हाँ सर। देखो कुछ क्वेश्चंस के ट्रीटमेंट में अगर आपको कंफ्यूजन है ना तो डीटी आईडीटी के लिए, तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप, यार एक चीज, आप 9918310384 इस नंबर को सेव करिए, और इस पे अपना नेम, कहाँ किस सिटी के हो, और सीए इंटरमीडिएट हो या फाइनल हो, आप बस एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। और जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है ना वो हम व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं। सर एफबी पे, इंस्टाग्राम, एफबी, इंस्टा, टेलीग्राम एंड ऑल दैट ये चीजें हैं, बट आपका टाइम सेव और मेरा भी टाइम सेव, मैक्सिमम मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे चीजें लगा देते हैं। और 99 183 10 384 पे आप अपना नाम, सिटी और सिर्फ इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल लिख के भेज दीजिए, कोई इशू नहीं है, आपका नंबर सेव हो जाएगा। दूसरी बात सर, ये आपका डायरेक्ट टैक्स या जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, आप दोनों, इसमें ना क्वेश्चन में अगर कोई चेंज हुआ, फॉरेंडम आया, कोई नई केस स्टडी आ गई, कोई नई अमेंडमेंट का इफेक्ट कुछ भी अगर आया ना यार, इसमें कोई नया क्वेश्चन मॉड्यूल में ऐड हुआ, तो ये सब मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाऊंगा। और डीटीआईडीटी में ये छोटी छोटी चीजें जानना अति आवश्यक होता है, या कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिखा जिसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है तो उसकी भी मैं पिक लगा दूंगा अपने, या उसका लिंक मैं दे दूंगा अगर मैंने कोई क्वेश्चन बनाया तो हम आपसे ये कहेंगे कि बाबू ये व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो, व्हाट्सएप कर दीजिए हमें और स्टेटस देख लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये सारी की सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन होती है। एंड कुछ नहीं मिलेगा तो यार डेली आपको मोटिवेशनल मोटिवेशनल स्टेटस ही देखने को एक मिल जाएगा जो पढ़ाई को सपोर्ट करेगा आपके लिए। क्लियर है सर? यस सर। और यार व्हाट्सएप करके बताना कि आपको क्लासेस किस लेवल तक की हेल्प कर पा रही हैं। ओके सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लें सर जी? पढ़ लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं सर, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
लीगल फीस इज रिसीव्ड बाय सुशांत एंड एडवोकेट फ्रॉम मेसर्स टी ट्रेडिंग कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ रुपीज 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हु इज द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इन दिस केस? कौन है भैया इस केस में पर्सन लाइबल टू पे टैक्स? आपके सी इंटरमीडिएट लेवल की इस बात को समझिए थोड़ा। देखो, आपको हम इंटरमीडिएट लेवल तक की बातें पढ़ाते हैं इस समय से। ऐसा है कि अगर कोई एडवोकेट की सर्विस ले रहा है, एडवोकेट की सर्विस ले रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल एडवोकेट हो या फर्म हो या सीनियर एडवोकेट ही क्यों ना हो, ठीक, अगर ये एडवोकेट फर्म, इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट से, आप ये वर्ड्स आपको लिख के भ्रमित किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, से अगर आप लीगल सर्विसेज ले रहे हैं, और लेने वाला कौन है सर? लेने वाली बिजनेस इंटिटी है, लेने वाली बिजनेस इंटिटी है, तो सर ऑलवेज आरसीएम के अंदर टैक्स पेबल कौन करेगा? हमेशा आरसीएम के अंदर जीएसटी आएगा और आरसीएम के अंदर टैक्स पेबल बिजनेस इंटिटी करेगी। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है सर, लीगल सर्विसेज मान लीजिए अगर यही आप ले रहे हैं, ये इंडिविजुअल ले रहा है, जहाँ पे आपको घुमाया जाएगा, और ये ना पर्सनल नेचर की ले रहा है, एज लाइक मान लीजिए सर इसने इसकी कुछ लैंड का डिस्प्यूट हो गया, लैंड डिस्प्यूट के रिकॉर्डिंग ले रहा है, इस इंडिविजुअल का लीव अपार्ट हो रहा है तो डाइवोर्स के केसेस में ले रहा है, या फिर इसका कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, दीवानी की चली, मतलब जितनी भी चीजें होती है ना पर्सनल नेचर वाली, इन सब चीजों के लिए ले रहा है। क्रिमिनल है सर, ये अपनी बेल करवा रहा है, तो ये अपने पर्सनल नेचर, पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस के लिए ये इंडिविजुअल यहाँ पे आपसे काम करा रहा है, ठीक। तो साहब यहाँ पे कभी आरसीएम नहीं आएगा, ये ऑलवेज याद रखिएगा कि बिजनेस एंटिटी इज रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। अभी तो ये इस बात को समझिए, ये बिजनेस एंटिटी ही आपका आरसीएम के अंदर टैक्स, जितना भी लाइबिलिटी आपकी आती है आरसीएम के अंदर, वही टैक्स जो है ये बिजनेस एंटिटी पे करेगी। एडवोकेट का टर्नओवर भले 2 करोड़ ही क्यों ना हो, एडवोकेट का टर्नओवर 2 करोड़ का पता है क्या करेगा? ये अपना एक इनवॉइस बनाएगा, उसमें जीएसटी का अमाउंट बता के इसको दे देगा, ये इनवॉइस भी फिर एडवोकेट बना देगा, जीएसटी लगा के भी दे देगा, लेकिन जीएसटी का पेमेंट बिजनेस एंटिटी खुद ही करेगी कैश लेजर से। एडवोकेट कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करने का काम नहीं करेगा। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है। ओके लेकिन साहब हम अब एक चीज थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके आपको समझा देते हैं। देखो, ये बात तो आपको समझ में आ गई है अगेन, कि अगर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, कोई भी अगर लीगल सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को देता है तो आरसीएम लग जाएगा टैक्स में। लेकिन अगर वही वो पर्सनल नेचर की सर्विसेज किसी इंडिविजुअल को देता है तो आरसीएम नहीं आएगा। बट अगर मान लीजिए एडवोकेट का टर्नओवर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कुछ भी है, मतलब ये रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, ठीक, अगर एक्सक्लूसिव ऑफ आरसीएम वाली सर्विसेज देता है तब तो इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी टैक्स लाइबिलिटी ही नहीं आएगी। समझ रहे हो? एक्स, अगर जिसको समझ में आ रहा हो, जिसने जीएसटी पढ़ा होगा वो समझ पा रहा होगा। एक्सक्लूसिव ऑफ आरसीएम वाली सर्विस देता होगा, सारी सर्विसेज की रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होती है, तब तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मान लो ये रेंटिंग की सर्विस भी देता है, तो अब इसको टैक्स रजिस्टर्ड होना पड़ गया जीएसटी के अंदर, ठीक। अब सर अगर ये रजिस्टर्ड है, बाबू अगर समझ नहीं पा रहे हो इग्नोर कर देना, बिकॉज हम बहुत ज्यादा टाइम लेके यहाँ नहीं बता सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जो लोग पढ़ चुके हैं सिर्फ वही यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर आप समझ नहीं पा रहे इसका मतलब आपने ठीक से पहले नहीं पढ़ा था। सीए इंटरमीडिएट लेवल पे फास्ट ट्रैक कोर्स के साथ आप मत जाया करिए, ठीक, ठीक है सर। अगर सर ये रजिस्टर्ड एडवोकेट है, तो अब अगर किसी पर्सनल नेचर की सर्विस किसी भी इंसान को दे रहा है, यहाँ पे राम, राम श्याम मोहन सोहन, सोहन है, चलो सोहन चला गया सर कोई पर्सनल नेचर की सर्विसेज के लिए, इसका लैंड डिस्प्यूट के लिए कुछ केस वेस थी, तब अब जब इसको सर्विस का जाएगा ना, तब सर्विस पे जीएसटी पेबल कौन करेगा? ये खुद देगा, क्योंकि आरसीएम लग नहीं सकता, रजिस्टर्ड पर्सन है, 20 लाख रुपए की सर्विस है, तो जीएसटी भी आएगा। समझ में आया तो ठीक है, वरना इस जो इतना भी ग्रीन से अभी मैंने समझा है, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता आईसीआई केस बनाएगी, बिकॉज ये थोड़ा टफ पार्ट हो जाता है। चलो, अब आप एक तब इतना टफ पार्ट पढ़ाने के बाद हम एक सिंपल सा पार्ट अब आपको पढ़ा देते हैं। क्या सर? आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि सर विवेक, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा था भैया? अरे क्वेश्चन था सर क्वेश्चन नंबर 5, कि लीगल फीस के बेसिस पे था। एक एडवोकेट थे भैया सुशांत जी, जो एक जो एडवोकेट है वो किसी को सर्विस दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? फ्रॉम
टी ट्रेडिंग कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 50 लाख, मतलब एक रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं हु इज अ पर्सन लाइबल टू पे टैक्स एंड कास्ट। तो सर यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया साहब, सर क्वेश्चन ये हो गया कि एडवोकेट ने लीगल सर्विस दे दी किसी बिजनेस एंटिटी को, तो आरसीएम के अंदर टैक्स कौन भरेगा? टी ट्रेडिंग कंपनी भरेगी। सर यही सॉल्यूशन है? जी हाँ, यही इजी सा सॉल्यूशन है। आइए हम आपको सॉल्यूशन भी पढ़ा देते हैं। कहाँ गया सॉल्यूशन? देखो, जीएसटी जीएसटी ऑन लीगल सर्विसेज सप्लाइड बाय एन एडवोकेट, ठीक, advocate to any business entity located in taxable territory is payable on reverse charge basis, ठीक। Therefore, in the given case, person liable to pay GST is the recipient of service, that is Mrs. T Trading Company. Is it okay with you? Yes sir, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। क्लियर है सर? 1 आवर हो गया। आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। एंड इसके रिव्यूज और कमेंट, देखो आप लोग क्लासेस तो करते हैं, ये तो मुझे पता है, बट कमेंट के बेसिस पे नेक्स्ट की क्लासेस को मैं और मॉडिफाई और डिटेल पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बट अभी तक के लिए इतना बहुत है, और आज की क्लासेस का रिव्यू प्लीज मुझे जरूर दीजिएगा। जितनी चीजें पढ़ाई हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिल्टर अब मत करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।